गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का डे 1 एनएसएस कैंप का। लोग धूप में कपड़े सुखाते हैं, आज हम लोग धूप में कैंप करेंगे। तो, तो आइए चलिए देखते हैं कैसा रहेगा कैंप। तो अभी हम लोग स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो यहाँ पे हम लोग सारा सामान लेके जा रहे हैं। तो कुछ कुछ बचा हुआ था तो वो सामान हम लोग लेने आए। फिर अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने कैंप की ओर। फिर वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है, एक्सेट्रा। नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे, जिसके द्वारा हम मलेरिया से बचाव एवं उसके लक्षण के बारे में जानेंगे। तो प्रस्तुत है। Good morning to everyone, respected ma'am, teachers, seniors and my dear friends. आज मलेरिया डे के उपलक्ष्य में मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। मलेरिया एक जानलेवा रोग है जो परजीवी प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण होता है और संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने पर फैलता है। विश्व मलेरिया दिवस के मुख्य उद्देश्य है विश्व मलेरिया दिवस के मुख्य उद्देश्य यह है मलेरिया नियंत्रण को और उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों को उजागर करना, मलेरिया की रोकथाम और इलाज में हुई उपलब्धियों का जश्न मनाना, उन चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना जो अब भी मौजूद है, खासकर उन देशों में मलेरिया आज भी एक बड़ी समस्या है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मलेरिया एक रोके जा सकने वाला और उपचार योग्य रोग है, फिर भी हर साल सैकड़ों हजारों मौतें होती हैं, जिनमें अधिकतर छोटे बच्चे होते हैं, खासकर उप सहारा अफ्रीका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मलेरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है। हर साल विश्व मलेरिया दिवस का एक विशेष विषय थीम होता है। हाल के वर्षों में थीम्स ने मलेरिया देखभाल और रोकथाम में समानता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया है। इनका इतिहास कुछ इस तरह है। विश्व मलेरिया दिवस 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में स्थापित किया गया था, ताकि मलेरिया के बारे में शिक्षा और समझ प्रदान की जा सके और मलेरिया नियंत्रण रणनीतियों की जानकारी फैलाई जा सके। थैंक यू। अपना मलेरिया का भी जोड़ता है। मच्छर हूँ मैं, सबके घरों में शामिल हूँ मैं। डेंगू फैलाना, मलेरिया फैलाना, बस यही है मेरा कसूर। हमारे काटने से ये होता है। पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, बदन में दर्द होना, उल्टी आना, जोड़ों में दर्द, बुखार आना, ठंड लगना। शाम का समय जब बच्चे अपने घर के आसपास खेलते हैं, ये चलो शाम को खेलने। अरे वाह, ये बच्चे शाम को इतनी गंदगी में खेल रहे हैं। चलो
आज ये लोगों को बीमार करते हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं। दीदी दीदी क्या हुआ बहन? दीदी बहुत ज्यादा सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, ठंड दर्द दे रहा है। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलो डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बहन को तेज बुखार है। ये भी चेक करता हूँ। थोड़ा सा लगता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ है, ब्लड चेक करना पड़ेगा। अभी आपका रिपोर्ट आता है, फिर बताते क्या है। आपकी बहन को तो मलेरिया है, इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। डॉक्टर साहब ये लक्षण तो हमारे पूरे गांव में फैला हुआ है। तो चलिए आपके पूरे गांव को बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं। आप सभी को जोहार। जोहार डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ पे देश में न जाने कितने की जाने मलेरिया और डेंगू से होती है, और आज मलेरिया के लक्षण के बारे में बात करना है। तो मलेरिया के लक्षण पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द और फिर जितने भी मतलब ठंड लगना, बदन कपकपाना, तेज बुखार होना, ये सब मलेरिया के लक्षण हैं। आज हम आपको मलेरिया से बचने के उपाय बताते हैं। हमेशा रात में सोने से पहले मच्छरदानी लगा लें। हमेशा बाहर निकलने से पहले ओडोमास लगा लें और पॉकेट में ओडोमास रख के निकले। हमेशा अपने घरों को, अपने बाहर को जितना भी साफ सफाई करना है अच्छे से करें, ताकि मलेरिया जैसे महामारी फैलाने वाले एनोफिलीज मॉस्किटोज और एडीज मॉस्किटो जो डेंगू फैलाते हैं, उन सभी से हम सब अपने आप को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। और हमारे यहाँ पे अगर गर्मी के समय में देखा जाए, जो कूलर होता है, कूलर में कभी भी पानी को जमा नहीं रखना है। अगर यदि जमा होता है तो उसको पीरियोडिकली साफ करना है। हमेशा कॉइल को जलाना है, और जिससे क्या होगा, हम लोग अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। और जब भी बाहर निकले फुल स्लीव्स कपड़ा पहन के निकले, ताकि मच्छर हमें ना काट पाए। तो आप सब किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आप भी अपने आप को जागरूक कीजिए और अपने आसपास के लोगों को, अपने गांव में, अपने समाज में हर किसी को जागरूक कीजिए। अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपने मच्छर रूपी शत्रु को AK-47 रूपी से बैंड बजाएं और अपने घरों को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं और सुरक्षित रखें, ताकि हम लोग अपने को भी स्वस्थ रखें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। ऊर्जा, गतिशीलता और निरंतर पानी पीने की प्रेरणा NSS का रखनी चाहिए कि हमें इन सब चीजों से बचने की जरूरत ना महसूस हो। कुछ लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश में जाके नई नई खेती के तकनीक हैं उनकी शिक्षा दे रहे हैं या उनके बारे में ले रहे हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि डिजिटल ताकत का सही उपयोग कर पा रहे हैं लोग। ऑनलाइन दुनिया में हमें सुरक्षित रहने की भी जरूरत है। हम रोज सुनते हैं मोबाइल के थ्रू या अखबारों के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कि कहीं ना कोई हर समय मोबाइल या डिजिटल क्रांति में हर कोई परेशान हो रहा है। आज के टाइम में अगर हम बात करें ना, तो हर 40 सेकंड में एक डिजिटल फ्रॉड का केस दर्ज होता है, और उसमें से 80% जो सिचुएशंस हैं वो हमारी
अवेयरनेस ना होने की वजह से, जागरूक ना होने की वजह से वह नुकसान होता है। आपके पास एक फोन आया कि आपके मोबाइल में एक ओटीपी आया है, वो आप करोगे, आपका 1 करोड़ का जो एक लॉटरी आपको मिली है आपको अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अनजाने में लोग कर जाते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल आता है कि आप कनेक्ट करो और एक ओटीपी आया है आपका व्हाट्सएप आपके पास, और ये व्हाट्सएप आपका हैक हो गया है, इसको रिस्टोर करने के लिए, रिकवर करने के लिए ये प्रेस करें। कई बार ऐसे भी होते हैं, इवन लाइक आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माय पीपल लिविंग नियर बाय। एक सर रहते हैं हमारे घर के सामने, उनके पास एक कॉल आया कि उनके एक रिश्तेदार जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कृपया जल्दी से उनको पैसे पेमेंट करें। कुछ पेरेंट्स के हमारे स्कूल में भी कुछ पेरेंट्स के पास कभी कॉल आता है कि आपका बच्चा जो है स्कूल नहीं आया है, वो थाने में पकड़ा गया है, वो कुछ ही वाज कॉट इनटू सम अनप्रेसिडेंटेड थिंग्स, एंड देन उसको अगर आप चाहते हैं कि मैटर को यहीं डिसॉल्व किया जाए तो आप इतने पैसे पेमेंट करें। तो इंसान इमोशनली कई बारी उसमें फंस जाता है और वो पेमेंट्स कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर इस तरीके का कोई भी कॉल आपके पास से आए या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आए तो आप उसे क्रॉस चेक करो, आप उस चीज़ को क्रॉस चेक करना चाहिए। कई बार ये भी कॉल्स आते हैं कि आपका एटीएम बंद हो गया है या बंद होने वाला है, अपना ओटीपी बताएं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी भी वेबसाइट के थ्रू किसी भी लिंक को डायरेक्ट क्लिक करके जब तक आप कंफर्म नहीं हो कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी सीमित रखें। सोशल मीडिया आजकल सब कोई, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो, सब लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। जब हम एआई की भी बात करते हैं ना तो लोग को लगता है पहले कि नहीं हम एआई के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इट्स नथिंग। तो एआई सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी जो है वो सीमित रखनी चाहिए। अपने मोबाइल अपने लैपटॉप में प्रॉपर एंटीवायरस रखना चाहिए। पासवर्ड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, मजबूत पासवर्ड रखने चाहिए और ऐसे पासवर्ड्स रखने चाहिए जो कि कोई इजीली गेस ना कर पाए। सब कुछ आदत है भाई 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे नहीं, ऐसे पासवर्ड्स रखने चाहिए जो कि इजीली कोई हैक ना कर पाए। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें ऐसे कॉमन होती हैं जो इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिक फोरम पे होती हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस को अपने पासवर्ड्स के फॉर्म में नहीं रखना चाहिए और ये सब शेयर भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज अगेन यू कैन फॉल इनटू ट्रैप्स। जो डिजिटल टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जिनके बारे में हमें सही जानकारी होनी चाहिए। आप में से कितनों का डिजिलॉकर अकाउंट है स्टूडेंट्स? ओके, यू मस्ट हैव योर डिजिलॉकर अकाउंट। उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, इवन योर पेरेंट्स ऑल्सो, और बाकी लोग भी जो हैं उनको डिजिलॉकर अकाउंट में अपने डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर place where you can keep your documents which will be authenticated as well. उमंग ऐप के बारे में जानकारी है आप सबको। उमंग ऐप के थ्रू जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। उमंग ऐप को भी क्योंकि आप लोग गांव के लोगों से भी इंटरेक्ट करते हो तो आप लोग इसके बारे में भी उनको जानकारी दे सकते हो। यूपीआई पेमेंट्स के ऐप जैसे भीम हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे भी ऐप्स हैं। किसानों की सुविधा के लिए किसान सुविधा ऐप है, इसके बारे में भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और भी जैसे पीएम किसान ऐप है या आरोग्य सेतु ऐप है, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं, दिस कैन बी हेल्प ऑफ एवरीबॉडी। जब हम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एनीबॉडी ऑफ यू, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बताइए। आजकल जो भी हम लोग डिजिटली यूज कर रहे हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह सब एआई रिलेटेड है, और जितने भी जो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं जो कंप्यूटर अपने इंटेलिजेंस से करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, थैंक यू। जब हम पहले कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन अगर हम बच्चों को देते थे ना तो हम कंप्यूटर को कहते थे कंप्यूटर इज एन इडियट मशीन, बिकॉज कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता था, राइट? कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, जो इंस्ट्रक्शन इसे दिया गया वही फॉलो करता था। कंप्यूटर के पास इमोशंस नहीं थे, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर्स में ऐड किया गया
और यही टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल दिमाग दिया गया जो कि कंप्यूटर को सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज एन एक्स्ट्रा एड ऑन टू द कंप्यूटर। ये आपके लिए गाना लिख सकता है, आपके और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ऑलरेडी यूज करते हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एलेक्सा को यूज करते हो, आप लोग सीरी से बात करते हो, और कुछ नहीं तो आपके मोबाइल में आपका फेस लॉक होता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रामीण परिवेश में भी काफी इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारी चीजें जब भी अभी अगर हम बात करते हैं खेती के क्षेत्र में भी ड्रोन्स के यूज से फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, ये सारी चीजें भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से ड्रोन के थ्रू हो सकती है। उर्वरक का छिड़काव और बहुत सारी चीजें फसलों की देखभाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हर व्यक्ति डिजिटल होगा, पूरा गांव, पूरा समाज आगे बढ़ सकता है। मतलब अगर हर किसान आज की डेट में मंडी में क्या रेट चल रहा है फसल का, अगर उसे सही जानकारी होगी तो ही कैन गेट प्रॉपर यूज ऑफ इट। हर बच्चा अगर इंटरनेट को यूज करेगा तो ग्रामीण परिवेश में भी जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को ये सिखा सकते हैं कि हम इस तरीके से अपनी फसलों की अच्छी फसलों की सेहत के लिए या कीटाणुओं की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव के लिए ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं, या अलग अलग तकनीक से अपने फसलों की अच्छी रख रखाव के लिए हम कंप्यूटर्स का, एआई का, डिजिटल फील्ड का यूज कर सकते हैं। महिलाओं को भी डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पुरुष घर पे नहीं होते हैं तो महिलाएं भी काफी ज्यादा शिकार होती हैं डिजिटल फ्रॉड की। तो इसलिए बेसिक अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। सही चीज है कि क्या नहीं करना है, इसकी सही जानकारी होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताना है, किस बात को सिक्योर रखना है, ये इंफॉर्मेशन अगर आप सही लोगों को बता पाएंगे सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो जो आप आज के युवा हो जो कि इस जागरूकता को दूसरों को फैला सकते हैं, ये सारी चीजें जरूरी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज की, जो चीजें, जो जानकारियां होनी चाहिए। ओटीपी क्या होता है? व्हाट इज ओटीपी? वन टाइम पासवर्ड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। ओटीपी आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, मतलब जो भी आपका साइट है या जो भी आपका एप्लीकेशन है उसने तो अपनी तरफ से सिक्योरिटी की कि इसने आपको एक कंफर्मेशन कोड मांगा। अब अगर आप वो कंफर्मेशन कोड किसी दूसरे को जो कि अनऑथोराइज्ड है, अनवांटेड पर्सन है, अगर आपने उसे ओटीपी दिया तो ये गलती आपकी तरफ से है। तो मतलब कि ओटीपी सही लोगों को ही देनी चाहिए। आप ऑथेंटिकेट करके किसी को भी अनजाने को कोई भी ओटीपी नहीं देनी चाहिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड शुड बी सिक्योर। देयर शुड बी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कई सारी चीजों में जैसे ईमेल वगैरह में देयर शुड बी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्या होता है 2FA? यस वन सर, सेकंड फैक्टर आप फोन से भी मतलब एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली राइट। एक तो आपने पासवर्ड दिया, मतलब अगर आप कोई नए डिवाइस पे लॉगिन कर रहे हो तो एक तो आपने पासवर्ड दिया, दूसरा आपके पास एक ओटीपी आएगा, कह सकते हैं विच विल ऑथेंटिकेट। सो ये टू फैक्टर मतलब एक डबल लॉक हमने लगा। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमने दो ताले लगा के रखे हैं कि अगर एक ताला किसी ने तोड़ दिया तो दूसरा ताला तो फिर है बैकअप के तौर पे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले झारखंड के पलामू जिले में एक 40 वर्ष की महिला थी। उनकी डिजिटल उनको एक इंफॉर्मेशन आया कि उनके बैंक का पासवर्ड जो है, उनके बैंक का एटीएम लॉक हो गया। उसको अनलॉक करने के लिए एक ओटीपी आएगा मोबाइल पे, वो बताएं तो उनका कार्ड जो है अनब्लॉक कर दिया जाएगा। और उन्होंने गलती से वो पासवर्ड बता दिया, ये समझते हुए कि वो बैंक का कर्मचारी है। तो कभी भी बैंक का कोई कर्मचारी आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोई भी बैंक का कर्मचारी, कोई भी लोन देने वाला अधिकारी आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। अगर कोई ऐसा पूछता है तो आप उसका जवाब हुआ पासवर्ड ना दें, बताएं, या अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दें, या आप कहें कि हमारे घर में और भी जो लोग हैं वो इसकी जानकारी आपको देंगे। कभी भी आपके पास अगर कोई फोन आए तो उसमें ओटीपी या पासवर्ड आप कभी शेयर ना करें। ये सबसे जरूरी चीज होती है जब भी आप बात करते हैं,
क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 80% जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें हमारी लापरवाही ही उसका एक रीजन होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चीज को चेक करेगा। कोई भी अगर असामान्य गतिविधि अगर होती है, मान लेते हैं आपका बैंक अकाउंट रांची में है और कोई अमेरिका के सर्वर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, आपके पास ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट ना करें, आप उस चीज को इमीडिएट एक्शन लें। तो कभी भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आपके पास हो तो बहुत जल्दी ही आप अपने बैंक को कांटेक्ट करें एंड उससे इंफॉर्मेशन लें। कभी कभी होता है जैसे आपके पास आएगा कि इंफॉर्मेशन की मैं किसी बैंक से बोल रहा हूं और ये इंफॉर्मेशन या कोई नया स्कीम लॉन्च हुआ है, आप जल्दी से अपने अकाउंट नेम या अकाउंट डिटेल्स बताइए। तो कभी भी ऐसा ना करें। कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप पे आपके पास कोई एक मैसेज आया, उसमें जो डीपी लगा हुई है कोई आपके जान पहचान के नंबर का है या जान पहचान के लोग का है और आपसे पैसा मांगते हैं। कई बार फेसबुक पे ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। तो कभी भी ऐसे जगहों पे ऐसे लोगों पे ना यकीन करें। बहुत सारे फर्जी ऐप्स आते हैं जिनको आपको इंस्टॉल करने को कहा जाता है, कभी भी ऐसा ना करें। और कोई भी ऐसा लिंक, कोई भी ऐसे अपने आधार को किसी भी अनऑथराइज्ड ऐप के साथ लिंक ना करें। साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसे उपाय जो बेसिक हम लोग यूज कर सकते हैं। पासवर्ड, जैसे मैंने बताया कि पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का यूज हो। जो भी ऐप्स अगर आप इंस्टॉल करें तो कोई भी ऐप जो है वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही होना चाहिए। और किसी को अपना OTP शेयर ना करें। कभी भी अपना आधार, पैन और ATM का फोटो भी शेयर ना करें। किसी भी अनजाने लिंक पे ना शेयर करें। छोटे बच्चों को गेमिंग ऐप से बचाएं। कई बार क्या होता है ना, माता पिता को पता ही नहीं रहता और वो बच्चों गेम खेलते खेलते ही लाख 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देता है। तो इसलिए बच्चों को उस मोबाइल का एक्सेस ना दें जिनमें आपका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो घर में हों उनको भी फर्जी कॉल से सावधान रखने के लिए उनको भी बताना चाहिए कि क्या वो उनके लिए सही नहीं रहे, या किस तरह के सवाल अगर बैंक के लोग पूछें या ऐसा कॉल आए तो उस कॉल को एक्सेप्ट ना करें। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन ऐप्स को हम यूज कर सकते हैं, अच्छी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ मौसम की जानकारी के लिए, या इवन आप लोग भी अगर कुछ चीजों के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू अगर आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो AI टूल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूकता मिल सकती है, उसके बारे में आप लोग ले सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एक लोहरदगा की एक न्यूज थी कि एक किसान ने फसल बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन किया और गलती से क्या हुआ कि वो एक फर्जी वेबसाइट थी और वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए उसने 5000 रुपीज पे कर दिए। अब यहाँ पे फिर आप सेफ नहीं रहे। कई बार क्या होता है ना कि जब भी आप मान लो, सपोज कर लो आपकी बैंक में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपने गूगल में सर्च किया, एक फोन नंबर आया, आपने सीधा कॉल किया। उसके ये सच्ची घटना बता रहा हूँ कि एक हमारे मित्र थे, वो उनका एक कजिन था, वो ATM गया था, पैसा निकालना, उसका ATM कार्ड फंस गया। वहां पे एक स्टिकर चिपका हुआ था, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट दिस नंबर। उन्होंने उस नंबर पे कॉन्टैक्ट किया और वो एक फ्रॉड था नंबर। वहां पे वो फिर डिटेल्स मांगने लगा, तो उस मोमेंट पे उन्होंने उस चीज को खैर टैकल कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि वहां पे किसी स्कैमर ने वो फोन नंबर छुपा, वो स्टिकर लगा दिया था और वहां पे वो कॉल गया। या कई बार क्या होता है कि आप सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर में वही दिखाएगा। ये भी फ्रॉड होता है। तो अगर आपको किसी भी चीज से इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, अगर मान लो कि आपको कैनरा बैंक का कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, तो आप सीधा कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे आप उस नंबर जो सर्च करें उस नंबर को यूज करेंगे तो ये बेटर होगा। इसके साथ में जैसे अगर और होता है कि जैसे कि कई बारी हम दुकानों पे भी पेमेंट करते हैं, कई बारी पैसे फंस जाते हैं, कुछ पैसे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी हमें सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है कि आप दोबारा से पेमेंट ना करें। कई जगहों पे, कई प्लेसेस पे फ्री वाईफाई होता है। फ्री वाईफाई पे अभी हमें यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी फ्रॉड हो सकता है। तो आप सब लोग खुद भी जागरूक बनेंगे और लोगों को भी, अपने परिवार, अपने गाँव, अपने कॉलेज में सभी को उसके बारे में जागरूक बनाएंगे। एंड कई बार क्या होता है, आप लोग भी जैसे कि कॉलेज में भी यू कैन हैव कुछ साइबर सिक्योरिटी का कैंपेन कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी ड्राइव चला सकते हैं एंड उसमें लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अपने कॉलेज, अपने आसपास में, और सब लोगों को जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि जितना जागरूक
आने वाला समय डिजिटल होने वाला है और ये लगभग हो चुका है। तो बेटर ये होगा कि जितना हम खुद को जागरूक रखें और कितना हम दूसरों को जागरूक कर पाएं, तो उस तरीके से ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस अवेयरनेस के लिए भी हैं। लेट मी सी आप लोग कितनी जानकारी आपको है। धन्यवाद ब्रजेश सर और विनीता कच्छप मैडम। आज हम लोग एनएसएस कैंप के लिए इस फुलुंडू ग्राम में सभी कोई आए हैं, एक जगह एकत्रित हुए हैं और यहाँ हम लोग जितना भी हम लोगों से हो सके, जो कि हमारा सामाजिक दायित्व है, हमारा संतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की तरफ से ये एनएसएस कैंप जो कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसके हम लोग एनएसएस के द्वारा जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं और जगह जगह ये कैंप भी लगाते हैं। हर साल हमारा कैंप लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी इस ग्राम को, जिसको कि हम लोग गोद लिए हुए हैं। ब्रजेश सर से बतलाना चाहते हैं कि सर हम लोग इस ग्राम को गोद लिए हुए हैं और जो हमारे बच्चे यहाँ आके सर्वे करते हैं और यहाँ के निवासियों से जो भी समस्याएं होती हैं उसको सर्वे के द्वारा हमारे कॉलेज में ये लोग लाते हैं और इन समस्याओं को हम लोग समझते हुए हम लोगों से जो भी बन पड़ता है हम लोग उसको उस दिशा में अपना प्रयास करते हैं कि हम लोग कर सकें, क्योंकि हमारा बीएड कॉलेज है और हम जानते हैं कि हमारे यही प्रशिक्षु शिक्षक समाज में शिक्षक बन के जाएंगे और जितना भी इनसे हम लोगों की कोशिश रहती है कि इन लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग दें कि इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाने लिखाने का तो एक दायित्व है ही शिक्षक का, वो तो ये ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी इंटर्नशिप में जब ये जाते हैं तो ये लोग अच्छी तरह से सीखते हैं। लेकिन नहीं ठीक है सर, वो तो इनका दायित्व है, वो तो आएंगे जी। हाँ तो वीडियो ले रहे थे।